मिक्स कर देनी है, तो वो फंजीसाइड और खाद दोनों चीज़ें उसको बीज को कोटिंग हो जाएंगी। तो उसके ये फ़ायदा होगा कि आपके जो फंगस है वो आपकी जड़ को नहीं लगेगी, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, और दूसरा खाद की भरपूर उसको वो मिल जाएगी। बुआई के वक्त क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो मैं सारी आपको बताता हूँ। तो जो इसकी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के हवाले से जो सबसे बेहतर चीज़ है वो मैं आज आपके साथ बताऊँगा। इसको अगर आपने बहुत अच्छी पैदावार लेनी है, यानी कि 50 मन प्लस आपने लेनी है, तो इस पे हम 2 बोरी जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज का जो प्रोग्राम है वो कैनोला के मुताल्लिक है कि कैनोला की जो काश्त है, मैंने क्योंकि पिछली 2-3 वीडियो में बताया था कि ये सर्दियों में ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है, तो इसलिए 15 अक्टूबर तक आप रुक जाए। तो अब 15 अक्टूबर हो गई है, आज 15 अक्टूबर है, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर 15 अक्टूबर के बाद हमने करना है तो इसमें से सबसे ज़्यादा हम किस तरह इससे औसत ले सकते हैं, किस तरह अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत अच्छी पैदावार के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने अच्छी पैदावार लेनी है। तो मैं देखे किसी के भी बीज की बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो बीज अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है, लेकिन ये जो हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि पिछले 3 सालों से हम बाहर से इंपोर्ट जो कर रहे हैं बीज, हम वो काश्त कर रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो यील्ड है, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पैदावार वो दे रहा है वो हमारा बीज है। तो इसलिए किसी और के बीज को मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरा तजर्बा है, हमने बाकी सारे उससे पहले हम दूसरे जो है कैनजो का भी करते रहे, दूसरे भी करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बीज है वो टॉप क्वालिटी का रहा है। और टॉप क्वालिटी से मुराद ये है कि हमारे बीज ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमें जो है पैदावार दी है, और इसलिए हम लोगों को भी ये रिकमेंड किया कि आप ये बीज अगर हमसे मंगवाएंगे तो आपकी एक अच्छी यील्ड जो है वो हो जाएगी। तो इसी हवाले से आज का जो प्रोग्राम है वो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छी पैदावार लेने के लिए आपको किस तरह का बीज चाहिए, और इस बीज को लगाना कैसे है, बीज में पौधे से पौधे का जो फासला है वो कितना रखना है, खेल से खेल का कितना फासला रखना है, और इसके अंदर जो खाद प्लान है, असल जो चीज़ है वो इस पर वो प्लान है कि जो आपने जो न्यूट्रिशन इसको देनी है वो क्या देनी है। तो इसी हवाले से ये प्रोग्राम होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अच्छी औसत लेनी है तो फिर ये प्रोग्राम शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जाने से पहले आगे बढ़ते हैं और आपको सारा कुछ बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये सारी तफसील बताता हूँ। जी तो किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज की जो ये फसल है जो कैनोला के मुतालिक मैं बता रहा हूँ, ये एक इंतहाई अहम और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से देख लेंगे तो कैनोला के जो ग्रोवर हैं, जो कैनोला काश्त कर रहे हैं, वो इसमें से बहुत अच्छी पैदावार ले लेंगे। तो इसमें अच्छी और बढ़िया पैदावार लेने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ ज़मीन की तरफ कि आपकी ज़मीन कैसे होनी चाहिए। देखें, ये ऐसा बीज है कि इसमें जैसी भी ज़मीन हो, जिस तरह की आपकी ज़मीन है, आपकी रेतली ज़मीन है, आपकी नरम ज़मीन है, हल्की मैरा ज़मीन है, भारी मैरा ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, ये किसी भी ज़मीन के ऊपर ये बहुत अच्छी पैदावार दे देगा। क्योंकि जो मैं आपको आगे न्यूट्रिशन बताऊंगा तो वो इसमें एक अहम किरदार है इसकी औसत बढ़ाने के लिए। तो इसलिए ज़मीन जैसी भी आपकी है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए आपने ज़रूर ये करना है कि उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करनी है। अच्छी तरह 2-3 हाल रोटीवेटर या डिस्क वगैरह शुरू में लगा के अच्छी तरह उसको नरम कर देना है। ज़मीन जितनी आप नरम करेंगे उतना आपका पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा, उतने उसमें से पैदावार अच्छी आएगी, उतनी उस पर फल ज़्यादा अच्छा लगेगा, फूल ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो इसलिए जो भी आपने ज़मीन की तैयारी करनी है उस पर ख़ास ख्याल रखना है, और ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको क्या देना है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वो बहुत ही अहम है, आपने वो लाजमी सुनना है कि इसको क्या क्या चीज़ चाहिए। तो अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ज़मीन की तैयारी आपने अच्छी तरीके से करनी है। ज़मीन की तैयारी करने के बाद आपने इसकी खेल बना देनी है, और ये खुश्क ज़मीन में काश्त कीजिएगा। अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो फिर आपको ये खुश्क ज़मीन में पैदावार आप ले सकेंगे। खुश्क ज़मीन में तैयार करें ज़मीन को, और फिर उसके बाद फ़ौरन आपने खेल में चूंडी की मदद से, चोबे की मदद से लगाना है तो वो लगा लें। अगर आपने छट्टा करके खेल बनानी है तो दोनों तरीके ठीक हैं, लेकिन जो पहले पुराने रिवायती तरीके थे कि आपने पहले वत्तर कर ज़मीन को वत्तर पे ले आते हैं, वत्तर पे के बाद इसको हल वगैरह लगा के उसमें छट्टा कर देते हैं, छट्टा करके सुहागा लगा के छोड़ देते हैं। ये हो तो जाती है, ये पुराना तरीका है, लेकिन इसमें इतनी पैदावार नहीं आती।
जितनी पैदावार अब खेल के ऊपर आ रही है या खुश्क ज़मीन पे तैयार करने के आप ऊपर आ रही है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि आप किसान भाइयों को बताऊं कि जितना भी आप खुश्क ज़मीन पे जो भी काश्त करेंगे, यानी कि उसको बीज को लगा के फ़ौरन जिसको पानी लगाएंगे उसकी औसत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी फसल आपने खुश्क ज़मीन के ऊपर फ़ौरन पानी लगाना है, उसकी यील्ड जो है, उसकी जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखिएगा। और इसके साथ मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो भी आप ज़मीन जब तैयार कर लेंगे, खेल से खेल का जो फासला है वो 1.5 से 2 फुट वो लाजमी रखें। 1.5 से 2 फुट के से कम ना रखें। इससे कम रखेंगे तो पैदावार आपकी ज़्यादा नहीं आएगी। 1.5 से 2 फुट खेल से खेल का जो फासला है, यानी 18 इंच वाली खेल बना लें या 2 फुट वाली खेल बना लें, उसके यानी कि 2 फुट के बाद आपका एक पौधा एक खेल की एक तरफ लगा रहे हैं तो अगला जो पौधा है वो 2 फुट के बाद अगली खेल पे लगे। इस तरीके से आपने ये करना है। अब इसके करने के बाद आपने जो पौधे से पौधे का जो फासला है वो पहले तो हम ज़्यादा पौधे लगाने के चक्कर में बहुत कम उस पर लगा देते हैं, यानी कि हर 2 इंच बाद, 3 इंच बाद, 4 इंच बाद। लेकिन मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि 7 से 8 इंच एक मौजू है। आपने फिर पौधों से पौधे का जो फासला है, जब उसको आपने करना है तो वो पौधे से पौधे का फासला मैं 8 इंच 9 इंच पहले भी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप इससे ज़्यादा रखेंगे, यानी 1 फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट तक भी रखेंगे, तो जितना आप फासला रखेंगे उतनी अच्छी औसत आपकी आ जाएगी। एक तो ये बात आप अपने जहन में रख लें। उसके बाद इसके जो जब आप लगा लें उसके बाद आपने इसको पानी लगा देना है। अब पानी में 2 तरह का तरीक़ेकार होता है। सबसे पहले तो आप जब बीज तैयार करते हैं तो बीज को तैयार करने के लिए ये एक आसान सा आपको फार्मूला बता रहा हूँ, जिससे आपकी जो खाद है, जो डीएपी आप खाद देते हैं तैयारी के वक्त, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। कि अगर आपका पास 2 किलो बीज है या 1.5 किलो बीज है, उतनी ही आप पहले 1 दिन पहले, यानी कल आपने आज काश्त करना है तो उससे 1 दिन पिछले दिन आपने पानी के अंदर उसको खाद को भिगो देना है। अगर 1.5 किलो है तो उसमें 1 किलो पानी, अगर 2 किलो है तो उसमें 1.5 किलो पानी, ये आपने खाद डीएपी के अंदर डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह हल कर लें। जब ये हल हो जाए तो हल करने के बाद आपने उसको बीज में डिप कर देना, यानी उस बीज को उस खाद के अंदर डिप करेंगे तो वो उसकी कोटिंग हो जाएगी। यानी कि जो आपका बीज है उसके ऊपर मुकम्मल वो कोटिंग हो जाएगी। जब वो कोटिंग हो जाएगी तो वो कोटिंग उसके ऊपर, वो आपकी जो खाद है वो उसके जब कोटिंग हो जाएगी तो वो यूँ समझ लें कि वो बीज के साथ साथ जैसे ही बीज वो नीचे आप डालेंगे तो वो उसका जो बेहतरीन असर है वो उसको मिल जाएगा। दूसरा, वो हल की हुई होती है, उसका फौरी असर शुरू हो जाता है। अदरवाइज़ जो हमारी डीएपी की खाद है वो बहुत देर तक रहती है, वो घुलती नहीं है। 12-13 दिन बाद, 14 दिन बाद जाके असर शुरू करती है। तो इस तरीके से वो असर ज़रा जल्दी हो जाएगा और आपके पौधे को बेहतरीन वो मिल जाएगी। एक तो ये कर ले। जो बाकी खुराक आपकी खाद बचेगी उसको भी आपने अगर फ्लड करना है तो फिर 1 दिन पहले आप पानी में भिगो के रख दें पूरी बाकी बोरी को। जो 1.5-2 किलो आपने निकाल ली वो निकाल ली, बाकी को जो है आप वो फ्लड कर लें। हाँ, दूसरा, अगर आप जिस वक्त आपने खाद इसके साथ कोटिंग करनी है, अगर आपके बीज को फंजीसाइड नहीं लगी हुई तो आपने एक 250 मिलीलीटर वाली फंजीसाइड की कोई भी दवाई अच्छी थी वो लेके वो भी इसके अंदर मिक्स कर देनी है। तो वो फंजीसाइड और खाद दोनों चीज़ें उसको बीज को कोटिंग हो जाएंगी। तो उसके ये फ़ायदा होगा कि आपके जो फंगस है वो आपकी जड़ को नहीं लगेगी, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, और दूसरा खाद की भरपूर उसको वो मिल जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर उसके बाद बाकी जो खाद है उसको भी वो कर दें। अब इसके बाद बुआई के वक्त क्या क्या चीज़ ज़रूरत है वो मैं सारी आपको बताता हूँ। इसके लिए तो जो इसकी न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के हवाले से जो सबसे बेहतर चीज़ है वो मैं आज आपके साथ बताऊँगा। इसको अगर आपने बहुत अच्छी पैदावार लेनी है, यानी कि 50 मन प्लस आपने लेनी है, तो इस पे हम 2 बोरी जो है वो डीएपी की डालते हैं। अक्सर हम बुआई के वक्त 1 बोरी डालते हैं, 1 बोरी हम दूसरे पानी के अंदर डालते हैं। अगर आप दोनों जो बोरियां अगर पहले ही उसमें डाल दें, बुआई के वक्त भी डाल दें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसका असर भी ज़बरदस्त होता है। 2 बोरी डीएपी हम डालते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो 1 बोरी भी चल जाती है, वरना 2 बोरी ज़रूरी है। उसके बाद यूरिया खाद है। यूरिया खाद भी हम इसी डीएपी के साथ ही बुआई के वक्त 2 बैग इस्तेमाल करते हैं, या 1 बैग जो है बुआई के वक्त, एक जो है अगले दूसरे पानी में हम फ्लड करते हैं। यानी अगले पानी में हम दोनों चीज़ें फ्लड कर देते हैं। नहीं तो दोनों इकट्ठे बुआई के वक्त भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 10 किलो जो है वो कॉपर सल्फेट, ये बुआई के वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और इसमें 15 किलो बोरिक एसिड, कोई 15 से 20 किलो जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो है
اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیومک ایسڈ جو ہے وہ بھی اس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی میگنیشیم اگر آپ کے پاس ہے تو تقریباً 50 کلو کا ایک بیگ ملتا ہے میگنیشیم کا، آپ نے وہ بھی بوائی کے وقت اگر یہ ساری چیزیں ان چیزوں ساروں کو غور کر لیں جو میں نے بتائی ہے، اس میں میگنیشیم بتایا میں نے 50 کلو، اس میں یوریا کے 2 بیگ بتائے ہیں، ڈی اے پی کے 2 بیگ بتائے ہیں، اس میں آپ کو 10 کلو جو ہے میں نے کاپر سلفیٹ بتائی ہے، اس میں 10 کلو جو ہے بورک ایسڈ آپ کو بتایا ہے، اس میں 20 کلو میں نے زنک آپ کو بتائی ہے۔ اور اگر آپ کی زمین سخت ہے، کلراٹھی زمین ہے، سخت ہے، تو پھر آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقریباً آپ نا 20 کلو سلفیورک ایسڈ اس کے اندر آپ نے حل کر کے پھر آپ نے فلڈ کر دینی ہے۔ اگر آپ کے پاس زمین آپ کی نرم ہے تو پھر آپ کو تیزاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سلفیورک ایسڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ایسی آپ نے نیوٹریشن دینی ہے۔ تو یہ اس کا وہ نیوٹریشن کا طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اس نیوٹریشن کو پر عمل کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو فصل ہے وہ 50 سے 60 من آرام سے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہم جو ہے اپنے اس بیج سے پچھلی بار ہم نے 56 من، اس سے پچھلی بار ہم نے 52 من، ہماری ویڈیو بھی موجود ہے، میرے مستاجر نے خود بتایا، اور ہم نے ساری کیلکولیٹ کر کے تول کے اس کے بعد ہم نے یہ ساری بتائی تھی آپ کو۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ایسے ہی جیسے میں بتا رہا ہوں اتنی آپ اوسط لے جائیں گے۔ اب اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے دوائیاں جو یا بیماری جو لگتی ہے، تو فنگس کے لیے تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ بیج کو جس وقت کوٹنگ کریں گے تو کوٹنگ کے وقت ہی آپ نے اس کے اوپر وہ فنجی سائڈ کا کوئی بھی دوائی جو ہے وہ آپ نے اس کو کوٹ کر دینی ہے۔ 250 ملی لیٹر کی دوائی لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 250 ہی ڈال دینی ہے، اس میں 2 کلو بیج ہے تو اس کے اندر آپ نے 100 ملی لیٹر صرف آپ نے یوز کرنی ہے۔ تو اگر 1.5 کلو ہے تو 1.5 ملی لیٹر آپ نے وہ یوز کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ تو وہ اس کی کوٹنگ بھی ہو جائے گی، ساتھ ڈی اے پی کھاد کا جو میں نے کوٹنگ کا طریقہ بتایا وہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا جو پودا نکلے گا وہ بہترین لہلہاتا ہوا پودا نکلے گا، اور آپ انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد اس کی جو بیماریاں ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنا، اس میں کوئی مکھی لگ جاتی ہے یا کوئی کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے علاقے سے آپ اس کو دکھا کے یا اس سے بہتر، یا آپ کے اگر علاقے ساتھ والی کسی فصل میں کوئی اٹیک ہے تو اسی کا سپرے آپ نے پہلے کر دینا، اپنے اٹیک ہونے سے پہلے کر دینا ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، فنجی سائڈ کی آپ نے وہ کی ہوئی ہے، پھر بھی اگر کوئی فنگس لگ جائے تو پھر آپ نے فنجی سائڈ کا کوئی سپرے بھی کر دینا ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ باقی اس فصل کو اس کا خیال رکھیے گا کہ جس وقت یہ سب سے پیلے ہوگی، خشک ہونے کی طرف جائے گی، تو اس کو اس وقت آپ نے کاٹنا ہے، یعنی اس کی جو شٹرنگ ہے اس کا یہ خیال کرنا ہے کہ وہ جو اس کی پھلی ہے اس کو کھلنے سے پہلے آپ نے، یا خشک ہو کر جو کھلتی ہے اس سے پہلے آپ نے اس کی کٹائی کر لینی ہے۔ کٹائی آپ نے آسان طریقہ ہے، اس کو درانتی کی مدد سے اوپر جہاں آپ کا وہ سارا بیج لگے نیچے سے آپ نے درانتی سے کاٹ کے پھر اس کو پولیتھین کے کاغذ میں یا پولیتھین کی جو بڑی شیٹیں ہوتی ہیں ان کے اوپر رکھتے جانا ہے۔ ان کے اوپر رکھنے کے بعد پھر آپ نے جس وقت آپ نے اس کی تھریشر لگانی ہے یا جس طریقے سے بھی آپ نے نکالنا ہے تو وہ تھریشر لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی جو ییلڈ ہے، جو آپ کی پیداوار ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی جو اوسط ہے وہ 50 سے 60 من کے درمیان آئے گی۔ اور انشاءاللہ جو بھی دوست ہم سے بیج منگوا رہے ہیں وہ اسی پہ عمل کریں۔ تو اس بیج کی ہم یہ تجربہ 3-4 سال سے کر رہے ہیں اور ہم بہت اچھی ایلڈ لے رہے ہیں، بہت اچھی پیداوار لے رہے ہیں۔ امید کروں گا کہ آپ بھی انشاءاللہ اتنی پیداوار آپ لے جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی میری یہ کینولا کے حوالے سے۔ اور کینولا اس لیے بھی اس بار لگائیں کہ کینولا کی جو کاشت ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی، کیونکہ اس بار سردیاں بہت پڑنی ہیں، اور بہت سردیوں میں جو کینولا آپ کاشت کریں گے تو وہ کینولا کی جو کاشت ہے آپ کو فائدہ زیادہ دے جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس پہ عمل کریں گے اور بہت اچھی اس میں پیداوار بھی لیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جانے سے پہلے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز اب تک آ سکے۔ تو اب جاتے جاتے اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان، مال اور رزق میں اضافہ کرے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔